तो हेलो एवरीवन। सो देखना, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक एरिया और होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बट दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दैट इज द जजमेंट्स ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, द क्लैरिफिकेशंस बाय द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो एरिया है ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। और स्पेशली अभी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ नए जजमेंट्स भी आए हैं, कुछ नए डिसीजंस भी आए हैं। तो आप देखोगे, आपको मेरे बुक में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुल मिलाकर 47 से 48 जजमेंट्स दिखाई देंगे, 47 से 48 डिसीजंस दिखाई देंगे। तो सर ये 47 से 48 डिसीजंस के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्या? तो पार्टिकुलरली आप देखोगे ये जो ओल्ड डिसीजंस थे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, करीबन ये 35 हैं। उसके बाद एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजंस 2025 जो भी रिसेंट डिसीजंस आए हैं एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, ये अराउंड 13 है। तो सर क्या इन सबको पढ़ना जरूरी है क्या? तो देखो यार, एज अ सी स्टूडेंट अपन छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते, बट मेरा काम है एज अ टीचर आपके लिए जितना हो सके उतना ज्यादा चीजों को सिंप्लीफाई कर देना, और साथ ही साथ ये बता देना कि किस में ज्यादा फोकस करना है, किस में कम फोकस करना है। अब देखना, ये जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट्स हैं या डिसीजंस हैं, इनको हम दो पार्ट में सेग्रीगेट कर रहे हैं। सबसे पहले रिसेंट डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि नए डिसीजंस हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 13 डिसीजंस हैं। तो ये 13 डिसीजंस तो आपने करना है लर्न बाय हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और फिर कुल मिला के ओल्ड वाले 34 है, 35 बुक में दिया हुआ है, एक डबल वो दो बार प्रिंट हो रहा है, 34 है। तो कुल मिला के 34 प्लस 13 वैसे तो 47 है, बट ये जो 13 है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13 तो बहुत अच्छे से करना है। वो 34 में भी अपन जिस तरीके से करेंगे, आप देखोगे 20-22 जजमेंट तो ऐसा होगा कि आप बोलोगे सर नहीं पढ़ने से भी चलेगा, वी कैन राइट द आंसर। और कुछ ही होंगे पढ़ने वाले, तो विल सेग्रीगेट इन द क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखना मैंने क्या किया है यहाँ पे। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो आपको ये नए वाले 13 डिसीजंस दिख रहे हैं ना, ये जो नए वाले 13 डिसीजंस दिख रहे हैं, तो इस 13 डिसीजंस को मैंने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट्स में ना डिवाइड कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है। आप देखोगे उससे बहुत ईजी हो जाएगा। अंग्रेजों ने हम पे कैसे रूल किया था पता है? डिवाइड एंड रूल। तो हम क्या ऑडिट पे डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते? दैट इज द टेक्निक वी हैव टू फॉलो। जैसे आप देखना, क्लॉज 6 एंड 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट 5 एंड 9। तो आप देखोगे ये जो पॉइंट 5 है, ये जो पॉइंट 5 है और पॉइंट 9 है, ये जो पॉइंट 5 है और जो पॉइंट 9 है, तो ये क्लॉज 6 से रिलेटेड है। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 6 एंड 7 से रिलेटेड है। तो मैंने इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप जब पढ़ोगे इस हिसाब से पढ़ोगे, पहले क्लॉज 6 एंड 7 वाले पॉइंट्स, फिर क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का पॉइंट नंबर 12 है। तो याद है क्लॉज 10 किसके बारे में है? परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का। तो क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का मैंने क्या बताया बेटा? पॉइंट नंबर 12 है, यानी ये जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 10 के ऊपर क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड, क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड, तो क्लॉज नंबर 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, कि सी इन प्रैक्टिस कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। ही कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट ही कैन नॉट बी एमडी और डब्ल्यूटीडी। ही कैन बी ए डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, उसका जो है। तो आप देखोगे पॉइंट नंबर 6 एंड 13, पॉइंट नंबर 6 एंड 13, पॉइंट नंबर 6 एंड 13, ये क्लॉज 11 को से रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 224, अब 224 क्या है बेटा? सेक्शन 22 क्या था? दैट इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, कि कब कब माना जाएगा, दैट पार्टिकुलरली ऐसे कौन कौन से सर्विसेज है जो अब आप रेंडर करोगे तो माना जाएगा कि यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और उसके अंदर सेक्शन 22 के अंदर 4 था, दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि कौन कौन से कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो सीए इन प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकता है, या फिर इन अदर वर्ड्स कौन कौन से कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर सीए परफॉर्म करेगा तो माना जाएगा कि वो इन प्रैक्टिस है। तो आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 इससे रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 इससे रिलेटेड है। तो 224, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरा बढ़िया से एकदम सैग्रीगेशन कर दिया मस्त वाला, कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल एथिक्स के बाहर निकलो, एसआरएस 4410 के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 2 में। एसआरएस 4410 के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 2 में। फिर बैंक ऑडिट में चलते हैं यार। बैंक ऑडिट में अगर आप बैंक के स्टैट ऑडिटर हो, आपके लिए भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 10 में। समझ रहे हो ना अपन ने किस तरीके से डिवाइड किया है? अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो इंटरनल ऑडिटर के लिए भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 11 में। और सीएन प्रैक्टिस के कुछ एकदम जनरल क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स भी हैं पॉइंट नंबर 4, 7, 8 के अंदर। तो सीएन प्रैक्टिस के कुछ एकदम जनरल क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स पॉइंट नंबर 4, 7, 8 के अंदर, जिसके अंदर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो अपन क्या करते हैं सर, पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल है, आप इस तरीके से करोगे आप देखोगे एकदम ईजी हो गया आपके लिए। तो सबसे पहले कुछ सीएन प्रैक्टिस के जनरल पॉइंट्स।
कुछ सीएन प्रैक्टिस के जनरल पॉइंट्स कि सीएन प्रैक्टिस बेसिकली क्या कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, 7, 8 बताया मैंने। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 में देखना क्या दिया हुआ है, ए सीएन प्रैक्टिस कैन एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑफ मिस्ट्री ऑडिट। अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस है तो आप मिस्ट्री ऑडिट का काम एक्सेप्ट कर सकते हो। मिस्ट्री ऑडिट क्या होता है यार, मिस्ट्री ऑडिट बेसिकली एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली ऑडिट भी नहीं है एक तरीके से, कि बेसिकली मान लीजिए एक सर्विस इंडस्ट्री है, बेसिकली मान लीजिए एक सर्विस इंडस्ट्री है, एक थर्ड पार्टी है, उसको ये पता लगाना है कि वो जो सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विसेज दे रही है वो सर्विसेज बराबर है कि नहीं। तो उस थर्ड पार्टी ने आपको एंगेज किया और बोला कि वो जो सर्विस इंडस्ट्री है, वो सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विसेज दे रही है वो बराबर है कि नहीं, क्वालिटी बराबर है कि नहीं, हमें उसका पता लगाना है, पता लगाएं। मगर उस सर्विस इंडस्ट्री को नहीं पता कि उसका ऑडिट हो रहा है, उस सर्विस इंडस्ट्री को नहीं पता कि उसका ऑडिट हो रहा है। तो सर्विस इंडस्ट्री के क्वालिटी का अप्रेजल करना है, मगर सर्विस इंडस्ट्री को उसके बारे में नहीं पता। तो प्रैक्टिकली एज ए ऑडिटर आप क्या करते हो वहां पे, मे बी आप एज ए कस्टमर प्रिटेंड कर रहे हो, आप एज ए कस्टमर यू आर प्रिटेंडिंग टू बी ए कस्टमर, और आप जाकर क्या कर रहे हो, वहां से प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हो, सर्विसेज अवेल कर रहे हो, और देख रहे हो पूरा कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो बराबर है कि नहीं। उसको मिस्ट्री ऑडिट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसका अपना एक अलग दायरा होता है काम करने का। तो बोला ठीक है यार, एक नया कॉन्सेप्ट है मिस्ट्री ऑडिट का, सीएन प्रैक्टिस मिस्ट्री ऑडिट का काम कर सकता है, सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है यार कर सकते हैं अपन, तो अपन मिस्ट्री ऑडिट का काम कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला है, सीए इन प्रैक्टिस कैन सेटअप इन, सीए कैन सेटअप इज प्रैक्टिस इन आईएफएससी ऑब्लिक गिफ्ट सिटी इन गुजरात। तो गुजरात में आपने सुना रहेगा आईएफएससी गिफ्ट सिटी, बोला भाई सीएन प्रैक्टिस वहां पे ना सीए क्या कर सकता है, वहां पे ना प्रैक्टिस सेट कर सकता है। अरे यार नहीं लिखा रहेगा तब भी अपने को पता है भाई, मैं सीएन प्रैक्टिस हूं यार, मैं देश में कहीं भी सर्विस सेट करूं यार, गुजरात भी तो उसी के अंदर आता है। तो आईएफएससी या गिफ्ट सिटी में प्रैक्टिस में सेट नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूं सर, नहीं लिखा रहता तब भी पता रहता मेरे को। तीसरी चीज बोला, मान लो सर मैं मुंबई में बैठा हूं, मेरा ऑफिस मुंबई में है, तो मैं मुंबई से आईएफएससी वाले ऑफिस को सर्विस दे सकता हूं क्या? अरे सर मैं मुंबई में बैठा हूं तो मैं पूरे देश में पूरी दुनिया में जहां भी सर्विस दो मेरी मर्जी है। एकदम लॉजिकल है यार, एकदम लॉजिकल है बॉस। तो यहां क्या दिया हुआ है, सीए इन प्रैक्टिस कैन रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज टू आईएफएससी यूनिट्स फ्रॉम ऑफिसेज आउटसाइड आईएफएससी। कि जरूरी नहीं है कि आईएफएससी में सर्विस देने के लिए मेरा ऑफिस वहीं होना चाहिए, मेरा ऑफिस देश के किसी भी कोने पे हो, मैं आईएफएससी को सर्विस दे सकता हूं। मतलब एकदम जनरल बातें हैं, अगर नहीं भी लिखा रहता आप कॉमन सेंस लगाते तब भी एग्जाम में करेक्ट तो लिख के आ जाते, बट मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? एग्जाम में कॉमन सेंस में तो लिख के आ जाते हैं कि हाँ भाई सीएन प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है आईएफएससी गिफ्ट सिटी में प्रैक्टिस, सीए प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर सकता है टू आईएफएससी यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड आईएफएससी। लेकिन प्रॉब्लम क्या, मार्क्स आपको पूरा नहीं मिलता, क्योंकि आप ये नहीं लिखते एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और जब तक आप वो नहीं लिखोगे एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, आपको मार्क्स नहीं देगा आईसीआई। तो आपको वो फ्रेज लिखना रहेगा, एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड एक ही पॉइंट है, तो पहले इंटरनल ऑडिटर वाला देख लेते हैं भाई। पॉइंट नंबर 11 बोला, एज अ सीएन प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली इन ऑर्गेनाइजेशन। क्वाइट सिंपल है बॉस, आप एक इंटरनल ऑडिटर हो, आप प्रोक्योरमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते उसी कंपनी में, राइट? लॉजिक क्या है, एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर आप प्रोक्योरमेंट हैंडल कर रहे हो, और एज ए इंटरनल ऑडिटर आप क्या कर रहे हो सर, उन्हीं चीजों को चेक कर रहे हो। तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते हो, ठीक है ना? आप इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते हो। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन तो लिखना ही लिखना है कि एज पर द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजन, और साथ में जजमेंट इंडिपेंडेंस को लेकर भी एक दो लाइन के सेंटेंसेस वहां पे ड्राफ्ट कर सकते हो आप। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक। अगर आप स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक हो तो आपके लिए एक पॉइंट है, क्या है भाई? पॉइंट नंबर 10। अब देखना ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, आप इसके स्टैट ऑडिटर हैं, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है। बेसिकली सेबी को लग रहा है, सेबी को लग रहा है कि इस कस्टमर ने कुछ गड़बड़ किया, सेबी को ऐसा लग रहा है कि इस कस्टमर ने कुछ गड़बड़ किया, ठीक है ना? मे भी कुछ बोरोइंग्स में, कुछ स्टॉक स्टेटमेंट्स को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। तो सेबी क्या करा रही है, इस कस्टमर का एएसएम करा रही है। एएसएम का मतलब क्या होता है? एएसएम का मतलब होता है यहां पे एडिशनल सर्विलेंस मेजर। तो सेबी यहां पे करा रही है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। क्या करा रही है कस्टमर का? एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ये कौन कराता है बेटा? सेबी कराता है।
तो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है जिसका सेबी करा रही है एएसएम। अब एएसएम भी कौन करेगा? सीए करेगा। अब बेसिकली बैंक ने आपको ही बोला, बैंक ने आपको ही बोला, बोले एक काम करना भाई, तू ही मेरा स्टैट ऑडिटर है यार, तू ही मेरे कस्टमर का एएसएम कर देना जो सेबी करा रहा है। या सेबी ने आपको बोला, सेबी ने आपको बोला, बोले एक काम कर, कस्टमर का एएसएम कर दे, कस्टमर का एएसएम कर दे। तो यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है नहीं, यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है नहीं कि आप आईसीआईसीआई बैंक के स्टैट ऑडिटर हो, आईसीआईसीआई बैंक का ही कस्टमर का सेबी क्या करा रही है? एएसएम करा रही है। तो क्योंकि आप उसके स्टैट ऑडिटर हो, आप इसका एएसएम नहीं करोगे, अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, अगेन इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, दैट इज नॉट अलाउड। किसी और बैंक के कस्टमर का एएसएम करो ना भाई जाके तू, लेकिन अपने ही बैंक का जिसका तू स्टैट ऑडिटर है उसके ही कस्टमर का अगर सेबी एएसएम करा रही है तो आप एएसएम नहीं करोगे। सिंपल सा चीज है। It is not permissible for a member oblique firm being the stat auditor of the bank to accept the assignment of ASM, that is additional surveillance measure by SEBI, of a customer of the same bank simultaneously. He can accept either of the assignments at a time. एक बार में एक ही चीज हाथ में मिलेगा बेटा, एक बार में एक ही लड्डू हाथ में मिलेगा, या तो स्टैट ऑडिट ही कर ले या तो ASM ही कर ले उस कस्टमर का। उसके बाद SRS 4400 से रिलेटेड भी एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, बहुत ही सिंपल है भाई, मैंने आपको SRS 4400 करते वक्त साथ में बता दिया है। Stat auditor is not permitted to engage in compilation engagement of an entity. So it's very simple कि अगर आप एक स्टैट ऑडिटर हैं तो आप उस एंटिटी के कंपाइलेशन एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट बी द प्रैक्टिशनर टू डू द कंपाइलेशन, टू हेल्प मैनेजमेंट इन कंपाइलेशन। सीधा सीधी इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगा बॉस, सीधा सीधी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, आप नहीं कर सकते। SRS 4410 से रिलेटेड हो गया ये। SRS 4410 किस चीज का है कि आप एज ए सी इन प्रैक्टिस क्या कर सकते हो? कंपाइलेशन एंगेजमेंट का काम कर सकते हो। और यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या क्लैरिफाई किया है कि अगर आप स्टैट ऑडिटर हैं उस एंटिटी का तो आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट का काम नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड विद SRS 4410। अगला किससे रिलेटेड है? सेक्शन 224 से रिलेटेड है। 224 किससे रिलेटेड था? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि आप कंसल्टेंसी वगैरह का काम कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी वगैरह का काम बेसिकली कर सकते हो। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एंड क्या बताया था मैंने? 1 एंड 3, सॉरी। अब 3 में क्या दिया हुआ देखना। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ? एकदम सिंपल है। बोला आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स उसने ओपन किया हुआ है जगह जगह। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ? अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है ओपन किया हुआ है जगह जगह। अब गवर्नमेंट भी चाहता है कि यार वो जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है वो सर्विसेज अच्छे से दे रहे हैं कि नहीं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका पता लगाया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है? सीएन प्रैक्टिस को बोला है कि एक काम करें, परफॉर्मेंस ऑडिट करें उन स्किल सेंटर्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको बोला है? सीएन प्रैक्टिस को बोला है कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट करें उन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का, कि जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वो बराबर दे रहे हैं कि नहीं। एक चीज बताना, अब पार्टिकुलरली ये जो चीज आप कर रहे हो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि बेटा क्या करो? परफॉर्मेंस ऑडिट करो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का या सर्विस असेसमेंट करो। आप बताना अलाउड होना चाहिए कि नहीं? अरे सर रेस्ट्रिक्शन किस बात का है बॉस? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तकलीफ किस चीज का है? किसी चीज का तकलीफ नहीं है यार। लॉजिकली भी अपन बोलेंगे हाँ भाई कर सकते हैं अपन। और फिर क्लैरिफाई किया यहाँ पे कि आप ये जो सर्विस असेसमेंट का काम करोगे या परफॉर्मेंस ऑडिट का काम करोगे, दिस इज लाइक ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज के अंदर आएगा इन 224। एंड दिस इज समथिंग कि आप कर सकते हो, दिस इज समथिंग कि आप कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, सीएन प्रैक्टिस। अब देखना यहां पे क्या बोला है आपने, BRSR का कॉन्सेप्ट किया है, क्या करोगे? एक चैप्टर आएगा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो पार्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो एक रिपोर्ट इशू करना होता है कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, रिगार्डिंग हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर एंड हाउ मच सस्टेनेबल देयर बिजनेस इज। तो इस प्रकार का एक रिपोर्ट इशू करना होता है। बोला अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस हैं, आप BRSR रिपोर्ट बना रहे हो, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट का स्टैट ऑडिट कर रहे हो, और फिर आप BRSR रिपोर्ट बना रहे हो, हमें तकलीफ है। अगर आप किसी क्लाइंट का स्टैट ऑडिट कर रहे हो फिर उसी क्लाइंट का BRSR रिपोर्ट बना रहे हो, हमें तकलीफ है। सीधा सीधी कॉन्फ्लिक्ट है, सीधा सीधी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा सीधी आपका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। द मेकर कैन नॉट बी द चेकर, सिंपल फंडामेंटल रूल होता है इंटरनल कंट्रोल का। तो अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस हैं, अगर आप स्टैट ऑडिटर हैं, तो आप BRSR रिपोर्ट क्लाइंट के लिए इश्यू नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लाइंट को थोड़ा बहुत एडवाइजरी चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान दे सकते हैं, क्या एडवाइजरी दे सकते हैं क्या? भाई ज्ञान देने में सीए को PhD हासिल है, और ऐसे भी बोलता है खुल के ज्ञान दे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो ज्ञान दे सकते हो क्या? ज्ञान दे सकते हो, एडवाइजरी दे सकते हो, एडवाइजरी दे सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो 2 to 4। तो ये पॉइंट हो गया। CA in practice being a stat auditor cannot prepare BRSR report study to the audit clients. However, he may provide advisory services on the same. He can also be an assurance provider of the BRSR code for the same client. फिर किससे रिलेटेड है? क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड है। क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड है। कौन से पॉइंट्स थे यहाँ पे? पॉइंट नंबर 6 and 13। चलो 6 and 13, 6 and 13। 6 में क्या बोला है बेसिकली? A CA in practice can become a प्रोफेशनल डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक। क्या बात बोल दिया भाई एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने, मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे भाई पता है मेरे को, क्लैरिफिकेशन की तरह बताया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने। होता क्या, कभी कभी कुछ चीजें होती सिंपल है, बट वो एथिकल स्टैंडर्ड के बोर्ड के पास ना कुछ लोग चिट्ठी लिख देते हैं, मेरे को डाउट है इसमें, कैसे करना है, क्या करना है। फिर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का जब मीटिंग होता है ना, तो वो क्लैरिफाई करता है और वो अपने सिलेबस में आ जाता है बाद में 2-3 साल बाद। यहां क्या बोला है? बोला देखो भाई, क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया था तुमको कि तुम किसी कंपनी के एमडी नहीं बन सकते, डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते, एक डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो, ऑर्डिनरी डायरेक्टर बन सकते हो जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। अब प्रोफेशनल डायरेक्टर भी उसी कैटेगरी में होता है, प्रोफेशनल डायरेक्टर भी उसी कैटेगरी में होता है जो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होता है, बोर्ड मीटिंग में बैठने के पैसा लेता है, तो ये भी उसी कैटेगरी का होता है। तो बोला सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस किसी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकता है क्या? बन सकता है, मेरे को क्या तकलीफ है। अब एक चीज यहां लिखा नहीं है, बट तुम बताना, अगर यही सीए इन प्रैक्टिस स्टैट ऑडिटर होगा उस कोऑपरेटिव बैंक का, तब प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। वहां एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट का अपने को क्लैरिफिकेशन का जरूरत भी नहीं है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या था? क्लॉज पॉइंट 6 and 13 थे, राइट? तो पॉइंट नंबर 13, अब 13 में क्या बोला है? 13 में बोला सी इन प्रैक्टिस कैन बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कोऑपरेटिव बैंक। अरे भाई सेम चीज, सेम चीज, मुझे पता है रे, मुझे पता है। क्लॉज 11 बोलता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है सीए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर सिंपलिसिटर बन सकता है, खाली स्टैट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? खाली स्टैट ऑडिटर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला है? वापस से सेम चीज बोला है, क्लैरिफाई किया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बेसिकली। सी इन प्रैक्टिस कैन बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ए कोऑपरेटिव बैंक provided he is not involved in day-to-day activities nor he or any of his partners are interested in bank as auditor। तो वही तो बोल दिया रे बाबा, सेम चीज बोल दिया। सी इन प्रैक्टिस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है कोऑपरेटिव बैंक में, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ना ही वो या उसका पार्टनर बैंक में ऑडिटर होना चाहिए। तो मोर और लेस अपने को पता था, बट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। फिर क्लॉज 10 से रिलेटेड पॉइंट 12। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, क्लॉज 10 में क्या था? क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं ले सकते, लेकिन रेगुलेशन 192 में एग्जामिशन दिया हुआ था कि कब कब परसेंटेज बेसिस में फीस ले सकते हो। याद है कि आप अगर लिक्विडेटर वाला काम कर रहे हो, रिसीवर वाला काम कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हो, कुछ लोन वगैरह फंड रेजिंग का काम करके दे रहे हो, तो परसेंटेज बेसिस में कहां कहां फीस ले सकते हो। रेगुलेशन 192 में एक्सेप्शंस दिया हुआ था। अब उसी रेगुलेशन 192 का ही हिस्सा हो गया एक तरीके से ये, मतलब रेगुलेशन 192 का हिस्सा नहीं है, बट आप उसे कोरिलेट कर सकते हो। यहां भी क्लैरिफाई किया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने, एक नया सिचुएशन दिया कि कहां सीए इन प्रैक्टिस परसेंटेज बेसिस में फीस ले पाएगा। तो यहां क्या बोला है पता है? मान लो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना उसे 1 करोड़ का ग्रांट दिया। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे 1 करोड़ का ग्रांट दिया। अब सीएस ने एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है रिगार्डिंग कि उन्होंने ग्रांट का क्या यूटिलाइजेशन किया। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके पास आया, बोला कि एक सर्टिफिकेट दे दो कि हमने कितना ग्रांट यूटिलाइज किया है। मान लो अभी तक 70 लाख का ग्रांट यूटिलाइज किया है, उन्होंने 30 लाख का ग्रांट यूटिलाइज नहीं किया है, तो आपको सर्टिफिकेट देना है कि इन्होंने 70 लाख का ग्रांट यूटिलाइज किया है। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो, आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो। अब मेरा आपसे सवाल है, कसम है तुमको बिना बुक देखे बोलोगे कि जो आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो, लॉजिकली बताना, टोटल ग्रांट अमाउंट का फीस चार्ज होने का प्रोविजन होना चाहिए या फिर यूटिलाइजेशन अमाउंट, टोटल या यूटिलाइजेशन। मुझे पूरा भरोसा आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग यही बोलेंगे सर यूटिलाइजेशन अमाउंट, वही लिखा हुआ है। बोला सीए इन प्रैक्टिस कैन चार्ज फीस ऑन ए परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन अमाउंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइंग द अमाउंट स्पेंड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ ग्रांट। तो रेगुलेशन 192 में जाकर ये पॉइंट ऐड कर देना, एमसीक्यू में पूछ सकता है वो
केस स्टडी में भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रहेगा रेगुलेशन 192, फिर आपको देखोगे एग्जाम्पशन में क्या क्या है, ये तो एग्जाम्पशन में है नहीं, बोलोगे सीए गिल्टी है। एक तो ये गलती करोगे। दूसरा बच्चा उसे याद रहेगा ऐसा कुछ जजमेंट था बट ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एमसीक्यू पूछ लेगा इंस्टीट्यूट, तो पता चलेगा आपको ये याद ही नहीं है कि यूटिलाइजेशन अमाउंट के ऊपर वो परसेंटेज चार्ज कर सकता है, तो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हो गया अपना क्लॉज 6-7 रिलेटेड लास्ट दो पॉइंट्स है 0.5 एंड 0.9, और आप देखोगे ये सारे खत्म। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया, बोला सुनो सुनो सुनो, तुम एक सीएन प्रैक्टिस हो, तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी के प्रमोटर हो। वेरी गुड, क्या बात है सर, हम कंपनी के डायरेक्टर है, बन सकते हैं क्या? अरे भाई क्लॉज 11 में पढ़ा तो है, एमडी नहीं बन सकते, डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते, बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, डायरेक्टर सिंपलिसिटर बन सकते हो, या फिर कंपनी के प्रमोटर हो, या फिर कंपनी के प्रमोटर हो। ठीक है जी। अब कंपनी का जो पोर्टल है, कंपनी का जो पोर्टल है, उसमें यह बात आ सकता है क्या कि तुम कंपनी के डायरेक्टर हो या कंपनी के प्रमोटर हो। अब लॉजिकल सा चीज है ना भाई, कंपनी का जो पोर्टल होगा उसमें कंपनी अपने डायरेक्टर्स का तो डिटेल्स देगा ना, उसमें कंपनी अपने डायरेक्टर्स का तो डिटेल्स देगा ना, तो उसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, तो क्या तकलीफ है? लेकिन तकलीफ क्या है पता है? तकलीफ ये है वहां तुमने लिख दिया सीए सानिध्य सर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी, a very senior chartered accountant rendering services from the last 10 years, the firm is situated at Nariman Point, Mumbai। इस तरीके से तुमने वहां ज्ञानबाजी दे दिया, तो भाई वो तो सीधा सीधे सॉलिसिटेशन हो गया ना, वो तो सीधा सीधे सॉलिसिटेशन हो गया, क्लॉज 6 and 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो सीए इन प्रैक्टिस कैन मेंशन position as promoter of the director on portal of the company, he cannot mention his professional attainments and his firm name, he shall not violate clause 6 and 7 of part 1 of first schedule। सिंपल सी बात है। और उसके बाद एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, जो क्लॉज 6-7 से रिलेटेड है। बोला सुनो, पहले मैंने तुमको एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का एक डिसीजन पढ़ाया था, क्लॉज 6 में एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि बेटा आप जो विजिटिंग कार्ड वगैरह प्रिंट करोगे ना, या अपना लेटर हेड प्रिंट करोगे ना, जो भी विजिटिंग कार्ड होगा या फर्म का लेटर हेड वगैरह होगा, उसमें फर्म अपना विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट पब्लिश नहीं कर सकती। ये तुमको मैंने क्लॉज 6-7 में पढ़ाया था कि जो भी फर्म का लेटर हेड होता है, विजिटिंग कार्ड होता है, स्टेशनरी होता है, उसमें फर्म अपना विजन या मिशन स्टेटमेंट पब्लिश नहीं कर सकता कि हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है, हमारा विजन स्टेटमेंट क्या है, वरना उसे सॉलिसिटेशन माना जाता है कि फर्म सॉलिसिट कर रही है। अब यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बन सकता है। बोला लेकिन ये जो विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है, फर्म अपने प्रोफाइल में प्रिंट कर सकती है, इसका मतलब अपने राइटअप में भर सकती है। ओ माय गॉड। एंड में भी प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। अगर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आया है, किसी कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आया है कि मुझे आपका विजन स्टेटमेंट चाहिए, तो दे सकते हो। तो एक तो विजन मिशन स्टेटमेंट फर्म के प्रोफाइल में प्रिंट कर सकते हो। बच्चा गलती करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा वो कि फर्म ने अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट अपने राइटअप में डाल दिया है, आप बोलोगे राइटअप फॉल्स है भाई, क्लॉज 6-7 में सीए गिल्टी होगा। पता चलेगा कोई बच्चा एडिशनल ज्ञान लगाकर क्लॉज 3 भी लगा रहा है, पार्ट 3 सेकंड फर्स्ट शेड्यूल का, कि राइटअप फॉल्स है। लेकिन अब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है, विजन या मिशन स्टेटमेंट, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी में प्रिंट करना तो अलाउड नहीं है, बट फर्म के प्रोफाइल का पार्ट बनाना अलाउड है, फर्म के प्रोफाइल में प्रिंट करना अलाउड है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो ये 13 एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से 2 या 3 पॉइंट ही एक्चुअल याद रखने वाला है, बाकियों में तो आप कॉमन सेंस के बेसिस में भी एक बार रीड कर लोगे तो आंसर लिख लोगे, बट कौन सा क्लॉज रिलेटेड है वो साथ में लिखना है, और साथ में ये जो डिसीजन है वो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का है, ये साथ में लिखना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स आएंगे, वरना पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड 2025। इसी तरीके से सैग्रीगेशन करके पढ़िए, आप देखना बहुत आसान हो जाएगा। पहले जनरल पॉइंट्स थे। सीएन प्रैक्टिस मिस्ट्री ऑडिट का काम कर सकता है, आईएफएससी गिफ्ट सिटी में प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है, आईएफएससी यूनिट को सर्विस किसी दूसरी जगह से दे सकता है। फिर बाकी सिंपल चीजें थी, ठीक है ना। 2 to 4 वाली 2 चीजें कि आप बीआरएसआर से रिलेटेड एश्योरेंस का सर्विस तो दे सकते हो, बट उसका रिपोर्ट नहीं बना सकते। फिर पार्टिकुलरली आप परफॉर्मेंस, जो स्किल सेंटर्स है उसका परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हो गवर्नमेंट वाले। फिर क्लॉज 6-7 के 2 पॉइंट्स अपन ने अभी देखे। और उसके बाद अगर आप बैंक के ऑडिट हो तो क्लाइंट के एएसएम का ऑडिट नहीं कर सकते, क्लाइंट का एएसएम नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते। परसेंटेज बेसिस में फीस के अंदर वो रेगुलेशन 192 में क्लैरिफिकेशन दे दिया कि अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट दिया गया है तो कितना ग्रांट यूटिलाइज किया गया है, उसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो, अगर सर्टिफिकेट दोगे तो यूटिलाइजेशन अमाउंट के ऊपर फीस चार्ज कर सकते हो। Then again वो clause 11 से related 2 clarificatory points थे। These are the points that you have to remember in the ethical standard board judgment, most important for exam।